तो आइए पढ़ते हैं इतिहास पाठ 14, भारत का विभाजन अलिखित स्रोतों से अध्ययन। मतलब हमारे देश भारत का बंटवारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जो एक साथ मिलजुल कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाला अचानक एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हो गया और प्रतिद्वंदिता, द्वेष और घृणा की भावना इतनी बढ़ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। बिना एक दूसरे का चेहरा देखे जिसके मुंह में एक निवाला नहीं जा पाता था, एक साथ मिलजुल कर खेती बाड़ी करने वाले, पढ़ाई करने वाले, विभिन्न प्रकार के मानवीय एक्टिविटी को करने वाले लोग अचानक दो हिस्सों में बंट क्यों गए। तो एक बात मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का विवाद हो या विभाजन हो, उस विभाजन विवाद के पीछे एक लंबा स्टोरी छुपा हुआ रहता है। कोई भी बंटवारा एकाएक नहीं होता है और किसी एक की गलती से विभाजन या विवाद नहीं होता है। गलतियां दोनों पक्ष से होती है। हाँ, कुछ लोग गलती ज्यादा करते हैं, कुछ लोग की गलतियां क्या होती है, कम होती है। हमने अभी तक इतिहास में क्या पढ़ा है, तो महात्मा गांधी के जीव 13 पाठ में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया, व्यापक हो गया। उसके प्रभाव को कम करने के लिए और साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, सांप्रदायिकता की भावना को कम करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में इंग्लैंड के लंदन शहर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं, देशी रियासतों और विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख नेता थे, उनके साथ गोल टेबल पर बैठकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक वार्ता किया था। उस वार्ता को हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से। अलग बात है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किसी न किसी कारण से, खास करके सांप्रदायिकता के मुद्दा पर आकर के अटक जाता है और तीनों गोलमेज सम्मेलन बैठक तो जरूर प्रारंभ हुआ, लेकिन क्या हो गया, असफल हो गया। गलत किसे? हमने पढ़ाया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, इस वजह से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस इस शर्त पर शामिल हुआ कि गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हुआ, और गांधी जी की शायद 12 सूत्री मांगे थी, उनके सारी मांगों को गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके, रोक करके महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से चढ़कर इंग्लैंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए क्या हुए थे, गए थे। लेकिन वहां भी सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ गया। लोग जाति धर्म के नाम पर विधायिका में आरक्षण की मांग करना शुरू कर दिए। गांधी जी सभा से उठकर क्या हो गए, चल दिए। तो केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। तो हमने कहा था 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह तय किया, यह अनुभव किया कि भारत में धर्म और जाति के नाम पर बड़ी आसानी से लड़ा के और अधिक दिनों तक शासन किया। तो भारत को जन्म, धर्म और जाति के आधार पर कई छोटे छोटे राजनीतिक खंडों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। भाई, मुसलमानों को तो पहले ही पृथक निर्वाचन दे दिया गया 1909 के मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, और 1932 में भारतीय ईसाई को मिला,
महिलाओं को मिला, हरिजन को मिला, उसके बाद सिख को मिला, सबको अलग अलग बांट दिया। इस बंटवारा का नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा पत्र। इस भारतीय देश का विरोध किया। तो 1927 के साइमन कमीशन के बाद भारत में सुधार के लिए इंग्लैंड की सरकार ने एक और 1935 में भारत सरकार अधिनियम भेजा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भेजा, क्योंकि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसके रिपोर्ट को भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, विरोध कर दिया कि नहीं ये मेरे हित की बात। हालांकि उसमें कुछ शर्तें थी जो अच्छा था, तो हुआ कि नहीं थी, तो थोड़ा इसमें और अधिक सुधार करने की क्या है जरूरत है। तो और अधिक सुधार करते हुए और भारत के भावी संविधान की रूपरेखा को लेकर इंग्लैंड की संसद ने 1935 में एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम को हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से, और पहले ही बता दिया हूं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा का गठन हो चुका था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए तो 1921 के चुनाव का भारत के प्रमुख नेताओं ने विरोध किया था कि नहीं हम चुनाव में खड़े नहीं होंगे। तो 1935 में अधिनियम आया और तय किया गया कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहले क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। भाई चुनाव होगा, नेता जीत कर आएगा तब ना राज्यों में सरकार का गठन होगा, राज्यों में सरकार का गठन होगा तो भाई तुम लोग सरकार चलाओगे। तो 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव कराने की बात की गई। और आपको बता दें 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव भारत में पहली बार हुआ 1937 में। कब हुआ? 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ। और एक मुद्दे की बात यह है कि उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? सभी धर्म जाति के लोगों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान रखते हुए सीटों का आवंटन इस प्रकार किया गया कि सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग उस चुनाव में खड़ा हो सके। 37 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में 11 राज्य में से 8 राज्य में सरकार किसकी बन गई? कांग्रेस की सरकार बन गई। और 3 ऐसा राज्य था जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जान लीजिए, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, मुस्लिम लीग को वहां सीट अधिक दिया गया जहां मुसलमानों की आबादी क्या थी? ज्यादा थी। ये देखा कि मुस्लिम आबादी यहां ज्यादा है, मुसलमान खड़ा होगा, सब सीट ले लेगा अपना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी थी वहां कांग्रेस जीत गई और मुस्लिम लीग का नेता क्या हो गया? हार गया। मतलब किसी भी राज्य में मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हाँ, छोड़कर इसमें देशी रियासत क्यों जोड़ेंगे हम? देशी रियासत को छोड़कर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। यहां पर मैंने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में कितने राज्य थे? 11 राज्य थे, जिस पर अंग्रेजों का शासन चलता था। उसके द्वारा बनाया गया नियम कानून लागू होता था। चुनाव कराना शुरू कर दिया। चुनाव हुआ 37 में। पहली बार भारत के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। 11 में से 8 राज्य में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 3 राज्य में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी, माने स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहाँ लीग के मुस्लिम लीग मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लीग को सपोर्ट नहीं मिला। अब यहां मिलीजुली सरकार बनी। कांग्रेस के समर्थन से साम्यवादियों की सरकार बनी। अब माथा थोड़ा ठनका किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर भारत के साथ मिलकर रहेंगे तो सब कुछ पूरा होगा, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ मेरा पूरा होने वाला नहीं है। क्या कि जहां मुसलमान है, मुसलमानों को वोट नहीं दे रहा है, इसके मतलब उनके व्यक्तित्व में शायद मेरे ख्याल से कुछ कुछ कमी थी।
इन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। चुनाव हो गया, चुनाव करना कैसे भी होता है। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि ना ईवीएम में घोटालेबाजी हुआ है, दबाया हाथ पर चल गया फूल पर, हम जीत गए तो गुड, हार गए तो ना ईवीएम खराब। इन हो रहा है। नेताओं के चरित्र का मूल्यांकन करना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, हम जीत गए तो ईवीएम तो एकदम टनाटन था, कोई गड़बड़ी नहीं था, हार गए तो अगले चुनाव में हम ही विरोध करते हैं कि नहीं ये गलत है। वही यहाँ जिन्ना साहब ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना, कि नहीं चुनाव ठीक नहीं हुआ, धांधली हुआ है, पुनः चुनाव होनी चाहिए। लेकिन क्या कहिएगा, बिलाई के भाग्य शिकहर टूटल, एक देहाती कहावत है। मोहम्मद अली जिन्ना जैसा चाह रहे थे वही कहानी हुई। कहानी क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। गलत कि सही? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को, और जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करते ही सेकेंड वर्ल्ड वार, मैंने दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1900। और इस समय भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। अंग्रेजों का मत कहो, इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब कहावत है, भारतीयों से भाई विधान परिषद का गठन हो गया, सरकार गठन हो गई थी, तो अंग्रेजी सरकार को सोचना चाहिए कि हम प्रस्ताव विधानसभा में पारित करें, यहाँ के नेताओं से सहमति ले, और सहमति लेकर तब भारत के लोगों को सेना में भर्ती कराकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कराया जाए। कुछ नहीं पूछा, सरकार हमारा बनवा दिया। ये तो वही कहावत हो गई। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं गांव में कि खाता न बही जे मन करिया वही सही, जो लिख दिया वही सही। राजतंत्र वाली मुक्के कानून अच्छे बने, मुंह से जो बोल दिया वही कानून बन गया। भारतीयों के सहमति के बिना सरकार बनने के बाद भी जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर दिया? ढकेल दिया, मतलब झोंक दिया कि नहीं। इंग्लैंड ने कहा कि इंडिया भी मेरे तरफ से लड़ाई में क्या होगा? लड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग तो बड़ी बहादुर होते हैं, निशानेबाज होते हैं। जैसे ही इंडिया को ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया तो कांग्रेस कार्यकारिणी का जो 8 राज्यों में गठन हुआ था, सबने इसका बहिष्कार किया कि भाई तुम हमको गार्जियन बना लिया, बिना पूछे सब अपने काम करवे करेगा, तो हमको गार्जियन बनाने से कौन फायदा? नहीं, कम से पूछना तो चाहिए। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसे अपना अपमान समझा, और अपमान समझते हुए 22 अक्टूबर 1939 को, कब? 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्री मंडल का इस्तीफा, क्या हुआ? त्याग पत्र। सामूहिक रूप से 8 राज्य जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अन्य जगह तो मिली जुली थी, सामूहिक रूप से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेज ने या ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया। इसे दुख हुआ, त्याग पत्र दे दिया। भारत के बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा विरोध किया। तो जब आप मुखिया बना दिए उसे, तो कम से कम उसके सहमति से कोई काम आपको करना चाहिए। बिना सहमति से करेंगे तो आपका सपोर्ट करेगा वो? नहीं करेगा। सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। तो सबसे ज्यादा खुश हुआ कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कि अब त्याग पत्र दे दिया तो फिर चुनाव होगा, तैयारी बढ़िया से, नोट उठ बांटेंगे लम्हर लम्हर जैसे होता है नोट फॉर वोट। बड़ा प्रसन्न हुए कौन? मोहम्मद अली जिन्ना खूब ज्यादा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्नता इतना हुआ कि इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को कौन दिवस? हाँ, मुक्ति दिवस मनाया। कौन दिवस मनाया? कि हम लोग मुक्त हो गए, फ्री हो गए। कथी से? 1937 के चुनाव से।
जब त्याग पत्र दे दिया तो फ्री तो हो ही गए, फिर दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव होगा तो हम क्या करेंगे, तैयारी अच्छा से क्या करेंगे, और गारंटी है कि हम सबको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में अक्टूबर में जब त्याग पत्र दिया तो इसी के खुश होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। और मुक्ति दिवस मनाया तो यहाँ सोचने लगा कि क्यों ना यहीं पर एक नया राज्य का डिमांड कर दिया जाए, और वह नया राज्य क्या होगा, पाकिस्तान। हम डेट नहीं लिखा, सीधे बोला नया राज्य की मांग करने का विचार उसके मन में आ गया। सजेश अपने मन में विचार किया। अब ये पाकिस्तान है क्या, तो वर्तमान समय में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है वर्तमान समय में। अलग बात है को कब चीन का पट्टा हो जाएगा। गांव में लोग कहता है कि जमीन को जरपेशगी ले लिए, भरना ले लिए, हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इमरान खान कब चले जाएंगे इसकी भी कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो लगभग डैमेज हो ही चुके हैं। तो प्रश्न है, पाकिस्तान एक देश है जिसका शाब्दिक अर्थ था स्वच्छ स्थान, और पाकिस्तान शब्द की रचना 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े विद्वान छात्र, नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो एक बात तो हो गया कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, कब दिया? पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र स्थान या स्वच्छ स्थान। ये जो चौधरी रहमत अली थे, तो पी के और एस तीन शब्दों को जोड़कर, मतलब पी के एस तीन शब्द लिया था। पी से पंजाब, माने अभी जो भारत का पंजाब राज्य है उसके कुछ हिस्सा को जोड़ लिया जाए। के से कश्मीर, एस से सिंध, एक और छूट गया, और ए से अफगान। हाँ, कुछ अफगान का कुछ हिस्सा, कुछ जिला को लेकर के पाकिस्तान ये आ रहा है, यहाँ पर जान लीजिएगा। तो पंजाब, कश्मीर, सिंध और अफगान का कुछ जिला को मिलाकर जो मुस्लिम बाहुल्य था, हिंदू बाहुल्य नहीं, एक पाकिस्तान शब्द दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1940 में, कब? 23 मार्च शायद है, 23 मार्च 1940 में लीग का कहाँ बैठक हुआ? लाहौर में हुआ था। हाँ, लीग के लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर में 23 मार्च 1940 को अधिवेशन हुआ। हर पार्टी का अपना अपना हर वर्ष पर एक जो मीटिंग होती है कार्यकर्ताओं का, उसको हम अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मांग कर ये दिया कि मुसलमानों को के लिए एक अलग देश चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। उस अलग राज्य का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। और पूरा बंटवारा करके बताइए दिया कि पाकिस्तान मेरा कहाँ कहाँ तक होगा, क्योंकि प्लानिंग तो पहले कर लिया था। पाकिस्तान पंजाब का कुछ जिला, कश्मीर का कुछ जिला, सिंध का कुछ जिला और अफगान का कुछ जिला, मतलब इलाका को काट कर करके एक नया देश हमको दिया जाए। क्योंकि क्यों दिया जाए? तो इसलिए दिया जाए कि हिंदू और मुसलमानों की परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, विचार सब अलग अलग है। तो जब सब कुछ अलग अलग है तो भविष्य में कभी भी दोनों को एक मंच पर खड़ा करना संभव नहीं है। तो सब व्यवस्था हम लोग अलग है, जीने का तौर तरीका, खाने पीने का तौर तरीका, उठने बैठने का तौर तरीका, दोनों अलग अलग है। जिन्होंने कह दिया हिंदू और मुसलमान एक नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए अलग हमको बांट देना ही ज्यादा जरूरी। और यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत दिया था, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। तो द्वि राष्ट्र का सिद्धांत कौन दिया? जिन्ना ने दिया। मोहम्मद अली
जिन्ना ने दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर लिया, शामिल भी कर लिया, लेकिन भारत के लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहा। बंदूक धरा देगा, जैसे कुछ कुछ आप लोगों में से इतने होशियार है, कहेंगे बगैर चौकिया तक का बाहर निकाल दो, 2 गोले का हिम्मत उठाएगा, 4 गो और फिर ले रहेगा, ना थैले रहेगा, लगेगा सारा ताकत हम ही लगे ले हैं, लेकिन पकड़े रहता है, उल्टे ऊपर से दबाते रहता है वो कि दोनों के और लोड पड़े। ऐसा होता है। हाँ, उसमें से ये जो है अमित क्वेश्चन के बैठ जाएगा ऊपर से, कहेगा हम थैले चले छी। प्रश्न क्या है, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेजों की फौज लड़ाई के दरमियान जिन जिन मोर्चा पर कमर कस के बंदूक लेके खड़ी थी, वो हर मोर्चा पर लात खा के लौट रहा था, मैंने पिट जा रहा था, हार जा रहा था। वो चौगा पर छक्का पर छक्का दे रहा था, इसे कैसे नहीं होता था। दबाव पड़ा इस पर कि जब तक भारत के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तन मन से, धन छोड़ो, तन मन से जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सफल हो पाना क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, उस समय अंग्रेजों के जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। क्या नाम था? लिन लिथगो। क्या थे? वायसराय थे। इनको कहा गया कुछ ऐसा मंत्र फूको, ऊपर से हालांकि मंत्र दिया, कुछ ऐसा बात करो कि भारत के लोग प्रसन्न हो जाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पुनः बंदूक उठाकर हमारे तरफ से क्या करें, संघर्ष करें, लड़े, क्योंकि जब तक इंडियन लड़ेगा नहीं हम लोग सफल होने वाले में से नहीं। तो लॉर्ड लिन लिथगो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को ईस्वी को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव क्या कहते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन। अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त घोषणा अलग है। नहीं जानते हैं तो दोनों बदवा देख के भले। अगस्त घोषणा 1917 में है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में है। तो दोनों शब्द का डिफरेंस है। जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज इसमें होता है, हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, अब जनता दल, है ना, भारतीय जुड़ल है ना जी, गलती सही। तो एक शब्द का इन्हें कुछ है कि सर जी धोखा से गलती बोला गया होगा या गलती लिखा दी, नहीं, बहुत एक शब्द का मिस्टेक हो गया तब पार्टी का नेता चेंज हो जाता है। यही है कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसने घोषणा किया? लॉर्ड लिन लिथगो ने। इस अगस्त प्रस्ताव का घोषित करने का उद्देश्य क्या था? तब भारतीयों को कुछ लॉलीपॉप खिला करके हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हथियार उठाने के लिए क्या कर देना, तैयार कर देना। बात समझ के मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने की क्या थी, योजना थी। खतरनाक प्लान था अंग्रेजों का। अब कहो कि सर ये अगस्त प्रस्ताव में था क्या बात, थोड़ा इसको चर्चा किया जाए। इसका पहला बात था कि वायसराय के जो सलाह काउंसिल है, मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल होता था। जैसे मान लो ये मेरा काउंसिल है जहां लगभग 90 लड़कों को मैं बैठा सकता हूँ, दोनों क्लासरूम करके बैठा लेता हूँ, ठीक है, 80-90 जबरदस्ती ना 110 को बैठा लेंगे भाई, सीट में 90 को है, अब 10 को और बढ़ाएंगे तो बच्चा खुश, बहुत खुश कि हमारे बैच में शामिल कर लिए। लेकिन परेशानी होगी ना, थोड़ा और कोलाहलपूर्ण वातावरण हो जाएगा। गलत कि सही? जो बाद में आएगा पीछे वाला तो बात उसके समझ में नहीं आएंगे, जो बोलेंगे उसका माथा के ऊपर ऊपर ही जाएगा, कई प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी। तो प्रश्न क्या है? अगस्त प्रस्ताव में पहला बार कहा गया कि वायसराय के सलाहकार जो काउंसिल है, तो वायसराय को सलाह देने वाली जो सभा है उसका विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जैसे गठबंधन का सरकार बनता है ना, एक पार्टी की सरकार बनेगी तो कैबिनेट मंत्री कम रहता है,
और जहां 10 पार्टी मिला जुला के सरकार बनाए तो कैबिनेट मंत्री की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सब पार्टी को तो पुश करना है। अगर पूरा पार्टी के 2 मंत्री न बनाइए तो कहेगा हम समर्थन ले ले, कहेगा विस्तार करेंगे, तो इससे भारतीय क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अरे हम गवर्नर जनरल के हम तो विधायक बन गए, अब अपने जोड़े बैठा के हमको खिलाता पिलाता है, चाय पिलाता है। वो सब जाके नौजवान को कहेगा शामिल हो लड़ाई में। दूसरा कहा कि एक युद्ध परामर्श समिति गठन, अगस्त प्रस्ताव में दूसरा मुद्दा था कि हम एक युद्ध परामर्श समिति का गठन करेंगे, मतलब लड़ाई में सलाहकार समिति, और कैसे लड़ना है, लड़ने के तौर तरीका पर हम भारतीयों से विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज भारतीयों से विचार विमर्श नहीं करता था, सोचा कि विचार विमर्श वाला ले लेंगे तो खुश हो जाएगा। तीसरा कहा कि अल्पसंख्यकों को भरोसे में लिया जाएगा, मुसलमानों को, अल्पसंख्यक में इंडिया में मुसलमान को मांगा गया है, जिसकी संख्या कम हो तो अल्पसंख्यक को भरोसे में लेना। यहाँ जिन्ना थोड़ा गरमायल था, हमको दे दो पाकिस्तान भाई दे दो, कह दिया अल्पसंख्यक को भरोसे में लेंगे, मुसलमानों हथियार उठा लेगा। चौथा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत के प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधि दल का एक सभा बुलाई जाएगी, और सभा बुलाने के बाद संविधान कैसे बनेगा इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। मतलब 4 मुख्य बातें थी इसमें, वायसराय के काउंसिल का विस्तार करना, युद्ध परामर्श समिति का गठन करना, अल्पसंख्यकों को भरोसे में लेना, और युद्ध में जीत जाने के बाद एक भारत के प्रमुख नेताओं का एक सभा बुलाना, और सभा में विचार विमर्श करके एक संविधान सभा का क्या करना। अंग्रेज ने पहली बार स्वीकार किया इसी अगस्त प्रस्ताव में कि एक संविधान सभा होगी, वह संविधान सभा भारतीयों का होगा, और भारतीयों के विचार विमर्श से क्या करेंगे, हम संविधान का निर्माण करेंगे। अब कांग्रेस के प्रमुख नेता का मन थोड़ा सा पनपा कि नहीं, हमको सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को सपोर्ट करना। हम कांग्रेस मंत्री, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कह दिया ठीक है आपका हम सपोर्ट करेंगे। बात समझ गए, सपोर्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी यहाँ पर एक नया आंदोलन शुरू कर देते हैं, गलत, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अभी हम 42 आए कहां, 40 से घूम रहे हैं हम लोग। जैसे ही इतना प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार में हम सपोर्ट करेंगे आप लोगों का। लगा कि अब संविधान सभा गठन की बात कर ही दिया, अल्पसंख्यक को भरोसे में लेवे करेगा, गवर्नर जनरल के कार्यकारण काउंसिल का विस्तार करेगा, तो क्यों ना हम इसको सपोर्ट कर दें। जरूरी नहीं कि एक बार जो इंसान गलती कर दे बार बार गलती ये करेगा, कहीं हो सकता है इसके मन में कुछ सही चल रहा हो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 19 गांधी जी ने शुरू कर दिया। कब? दुखी होकर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब कहोगे सर व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने शुरू किया, तो इसका आदर्श क्या था, उद्देश्य क्या था, मुख्य बातें क्या थी? इसका मुख्य बातें थी, कांग्रेस ने कह दिया कि भारतीयों हम सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे आपका। गांधी सोचे कि सबको पटा ले, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबको शामिल करा देगा तो अंग्रेज तो जीत ही जाएगा, तो मेरा काम करवाना जाएगा ना। तो इनका डिमांड था व्यक्तिगत सत्याग्रह का कि हम गांव गांव में घूमें और भारतीयों को समझाए कि तुम सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल न हो, अंग्रेज की नीति का विरोध करे, कोई पुलिस आके हमको पकड़ के जेल में बंद न करे, सरकार हमें अधिकार दे व्यक्तिगत सत्याग्रह हम मिलजुल के नहीं करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 कोई व्यक्ति अगर सरकार का विरोध करे, हम किसी को समझाए जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम शामिल न हो, तुम हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा। लोगों के मन में ये बात आएगा तब कोई शामिल होगा युद्ध में, एक दूसरे को समझाएंगे मैं तो शामिल लड़ाई में उन्होंने नहीं जा रहा, अब तुम भरा बन भी देखा कि ये तो जाएगा नहीं, तो यो कहेगा हम लड़ाई में शामिल क्या होंगे, अपना दोस्त कहेगा तोहर मान तो जो, अब वो भी कहेगा कि मैं नहीं लूंगा लड़ाई में, अपने मित्र को अगर तुमको मने तो जाओ, हम तुमको रोकने वाले में से नहीं है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तरीका से, निजी तरीका से कांग्रेस का विरोध करने का क्या हो, देख लीजिए कौन है, अधिकार होना चाहिए। नहीं युद्ध में शामिल न होने का अधिकार मिलना चाहिए, ये वाली बात क्या हो गई।
आ गई। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाले जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे। मालूम है, विनोबा भावे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूदान आंदोलन, अमीर से जमीन मांगते थे दान में और उस जमीन को गरीब में क्या करते थे। और आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिला शुरू किए थे, पहले का आदमी जिन्होंने 200 बीघा जमीन दान में दिया था। हाँ, बहुत लोग लिया, वापस भी किया, लेकिन याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति, आज दूसरा व्यक्ति तो 91 करते हैं, पंडित नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे गांधी ने शुरू कर दिया, कांग्रेस का अगस्त प्रस्ताव वाला योजना फेल होने लगा, क्योंकि यहां दमन चक्र चलाना नहीं था। ये देखा कि गांधी भी चल रहा है आंदोलन, अगर हम कहीं विरोध कर दिए, अंग्रेज सोचा कि पकड़ के अब जेल में डालेंगे तो परेशानी हमारी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि गांधी के समर्थन में लोग आंदोलन पर उतर जाएगा, उन्हें हम लड़ाई में फंसे होंगे। तो यहाँ क्या हुआ, जब दो बड़े बड़े नेता गांधी का सपोर्ट कर दिए, अन्य लोग किया चाहे ना किया, लेकिन बड़का बड़का आदमी कर दिया ना, तो अंग्रेजी ने एक नया नीति अपनाया, भेजा क्रिप्स मिशन। मित्र राष्ट्रों का इंग्लैंड पर दबाव पड़ रहा था कि तू कभी अगस्त प्रस्ताव भेज दिया जिसमें कुछ अच्छा बात नहीं रहा होगा, तुमने इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ ऐसा करो कि भारतीय शामिल होवे करे लड़ाई में। तो भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए लॉलीपॉप से काम नहीं चलने वाला है, अब इसको रसमलाई वगैरह देने की जरूरत है। हाँ, रसमादरी देने की जरूरत है। बड़ा खुश हुआ, ट्रैक्टर पर बिठा के बारात पहुंचा दिया। अरे अब सफारी पर लोग चलता है। अब पहले के समय था कि बारात में लोग ट्रैक्टर पर टायरों पर चल जाता था, लेकिन अब कहो कि पिछला सीट पर बैठे तो ना बैठेगा। हाँ, पिछला सीट में ना तो आगे पे बैठेगा। हाँ, पिछला सीट पर जो छोटे छोटे लड़का है जरा ज्ञान बेसी नहीं, वो बैठ जाता है। गलत कि सही? अन्ना तो जरा घर में शादी भी है, जरा बाल बच्चा वो बैठेगा पीछे। बात गलत बोला हूँ? बात तो यही है। अब सब लोग आगे पास सीट पर बैठना चाहते थे, कंपनी होशियार निकाल दिया, BMW में को सीट होई पे करे छे, ड्राइवर के अतिरिक्त तू बैठ के लगे के हैं, पिछला सीट होता ही नहीं है। और कुछ ऐसी भी निकला है जो ना में 10 गो सीट है, 8 गो सीट है, बीच में के पार्टीशन ने हटा दिया। तो लोगों के मनोदशा को समझते हुए कंपनी भी अपना मॉडल बार बार क्या कर रही है, चेंज करती जा रही है। तो क्रिप्स मिशन आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। कब आया? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1900। इसका नाम क्रिप्स मिशन, क्रिप्स आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिप्स मिशन। अब कहोगे कि सर क्रिप्स मिशन इंडिया में आया तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका पहला उद्देश्य था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का हम दर्जा दे देंगे। क्या देंगे? औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब होता है कि भारत तो इंग्लैंड का गुलाम है, लेकिन हम यहां से चल जाएंगे। क्या चल जाएंगे? चले जाएंगे। नीति नियम हमारे रहेगा, लेकिन शासन को चलाएगा इंडिया। माने भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाएगा। हमारा कोई आदमी इंडिया में रहेगा नहीं लड़ाई जीतने के बाद। लेकिन हम चल जाएंगे तो लोग अपने चुनाव करो, लड़ो, सरकार बनाओ, चलाओ, लेकिन कानून तुम्हारे ही द्वारा होगा, लेकिन मोहर किसका लगेगा? औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। दूसरा कि संविधान सभा बनेगा, अल्पसंख्यक के हित की बात होगी, उसकी सुरक्षा की बात होगी। तीसरा कहा जब तक भारत के लोग संविधान न बना ले तब तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी
मेरी होगी, मतलब अंग्रेजों की होगी। चौथा बात था कि भारत में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे रक्षा विभाग हो, विदेश विभाग हो, रेल विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, खनन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, जितने भी विभाग हैं वो सारा विभाग किसको दे दिया जाएगा? भारतीयों को दे दिया जाएगा, क्योंकि भारत के लोग उस विभाग के हेड बनेंगे। लेकिन बदले में क्या है कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता दीजिए। हम युद्ध जीतते ही क्या करेंगे? हम लड़ाई में जीतते ही सारा अधिकार आप लोगों को क्या करेंगे? प्रदान कर देंगे। गांधी जी तो बड़ा दुखी हुए। कांग्रेस ने यहां भी कहा था कि सपोर्ट करेगी, लीग ने सपोर्ट करने की बात कर दी थी। 3-4 को पार्टी कहा कृषि मिशन का सपोर्ट कर दिया। गांधी ने कहा ये तो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा? कृषि मिशन के रिपोर्ट को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? कहा कि तो ऐसा बैंक का कहा कि युद्ध में जीत जाएंगे तो अभी सब काम करेंगे। अरे भाई, क्रिकेट का खेल है, सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। खेल तो हालांकि छोड़ दिए, क्या सचिन 0 पर आउट नहीं होता है? कितना बार हुआ है? सचिन तो पहले का जब मैच में उतरा तो पहले का वो तो 0 पर आउट हुए थे, कुछ एक और नहीं बनाया। सबसे पहला दिन जो आए थे अंतर्राष्ट्रीय मैच में। मैं सुना हूं क्रिकेट में रुचि मेरे को नहीं है। सभी खिलाड़ी देश के लिए खेला, लेकिन सचिन केवल अपने स्वार्थ के लिए खेला है, इसलिए सचिन आगे है। देखिएगा रिकॉर्ड, जब सचिन का रन स्कोर 90 पहुंच जाता था, स्लो हो जाता था कि हमको शतक पुराना है, इना की आउट होकर दूसरा खिलाड़ी के को भेज दे। ऐसा नहीं करता था है? नहीं, सब चाहता वो अलग बात है, लेकिन सचिन बेसी चाहता था। शतक पूर जाए तो हटेंगे तो हमें को फिर उसमें आ जाएगा। तो प्रश्न क्या, इसको गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। इसलिए कहा कि लड़ाई में जीतेंगे तब देंगे, हार गए तो फिर गुलाम बना के रखेंगे। नहीं तो ऐसा ना बैंक के हमको चेक दे, बैंक के भागे ले, बैंक के दिवालिया है, 5 करोड़ का चेक काट दिया तो बैंक में लेके गए चेक बाउंस, तो अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि युद्ध में आप ही जीतिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक बार मैच मैं सुना था कि 2 बॉल और 3 या कि 1 बॉल और 3 या 4 रन बनाना था। अनिल कुंबले था, आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे तब की कहानी है। बैट्समैन नहीं था, वो बॉलर था अनिल कुंबले। सारा बैट्समैन इंडिया के आउट हो चुका था। हुआ क्या, तो इंडिया जाएगा जाएगा, कुंबले पर तो किसी को भरोसा ही नहीं था, लेकिन जैसे क्या तो छक्का मार दिया। हारते हारते गेम को क्या कर दिया? जिता दिया। गलत सही? तो हो सकता है कि तुम मित्र राष्ट्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को चाले चलेगा। आज यूक्रेन के मुद्दा पर चल रहा है, अमेरिका दूसरा बधाएं धाए खूब भौंकता है, काहे नहीं बोल के दिखा रहे हैं? डराते हैं कि थोड़ा देख हम परमाणु ये करने वाले, जानता है कि हमारा से बेसी परमाणु बम रख ले हो, और उसके हथियार का काट विश्व के किसी देशों के पास नहीं है। यूक्रेन तो जबरदस्ती ये लोग को मरवा रहा है, इसको तो विश्व में शांति के लिए इसको मेरे ख्याल से सिलेंडर बोल देना चाहिए। हाँ, जेलेंस्की लेकिन हीरो बने गए। हम कहते लोग मानवता की रक्षा करने के लिए, क्योंकि पुतिन तो बोलेगा नहीं सिलेंडर है, इज्जत का सवाल है। तो अपने मानव को बचाने के लिए इसको भाई तू बड़ा, हम ही हार गए, जो क्या करना है हमारा मारी है नौ खाली, जेल में बंद कर दो, लेकिन कम से कम युद्ध तो विराम करो। गलत सही? क्योंकि जब तक ये झुकेगा नहीं तब तक लड़ाई चलती रहेगी। क्या पता लड़ाई विश्व युद्ध में न चेंज हो जाए, दिशा वही जा रहा है। तो पोस्ट डेटेड चेक कर दिया। नेहरू ने तो पहले सपोर्ट किया था, अब नेहरू को लगा कि हम कुछ ना बोलेंगे स्थिति हमारी चरमरा जाएगी, गुरुजी तो बोल दी तो पोस्ट डेटेड चेक है। तो नेहरू ने कहा बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी।
और यो कहे कुछ हम बोलेंगे तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। भाई बिना इंजन तो ऐसा ना गाड़ी दे दिया, भाई इंजन है ना, खाली ब्रेक है। सीटों पर बैठेंगे तो ब्रेक दबाएगा, स्टीयरिंग को पकड़ेंगे तो ब्रेक दबाएगा, तो गाड़ी वाला चल ही वाला ना हो। बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाला गाड़ी किसने कहा? नेहरू ने कहा। किसे कहा? तो गांधी ने ये कहा, और ये कहा किसने? नेहरू ने कहा। बात समझ गए? गांधी जी बड़ा दुखी हुए कि भाई तो हमको पुल्हा पुल्हा के गाली ये काम करवा रहा है। गांधी को महसूस किया गांधी ने कि नहीं, पुनः एक बड़का धमाका करने की जरूरत है। एक छोटी सी एक आदमी बात कर रहे थे कि कुत्ता को लो धीरे से मारो डंडा से, तो के करेगा, लो जोर से मारो, चावस चावस हमारा औकात लायक है मार ले तुम। नहीं, अब अंग्रेज है, ये तो थोड़ा जोर धमाका देने की जरूरत है। हाँ, ताकि इसकी आवाज विश्व के देशों को सुनाई देगा कि हाँ इंडियन क्या होता है, तब काम चलेगा। गांधी दुखी हुए अंग्रेजों की इस पॉलिसी से, और अपने जीवन का अंतिम आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था। कहां? बंबई में अधिवेशन हुआ। गांधी ने कहा कि हमको आंदोलन करने की बात है। कांग्रेस ने यहां पर थोड़ा सा असहमति जताई थी कि अभी माहौल नहीं है आंदोलन शुरू करने की, आंदोलन करिएगा तो हमको परेशानी हो सकती है, कहां से हम कार्यकर्ता लाएंगे। गांधी ने यहां धमकी दिया था कांग्रेस को, अगर कांग्रेस इस आंदोलन में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं मुंबई के बालू से कांग्रेस से बड़ा गठबंधन का मतलब सभा खड़ा कर दूंगा। तुमको सपोर्ट करना है, गुड, नहीं करना है, वेरी गुड, क्योंकि अभी आंदोलन की जरूरत है। और हथौड़ी का प्रहार तभी करना चाहिए जब कील एकदम निशाने पर हो। कील टेढ़ होगा, मारोगे तब टेढ़ हटेगा। कील एकदम सीधा जा रहा है। ब्रिटिश सरकार कमजोर है और हमको बार बार प्रलोभन दे रही है, लेकिन प्रलोभन का विरोध करना है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो महंगाई बढ़ रहा था, आधार उसको माना। क्रिप्स मिशन का रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, कई आधार मान लिया और महंगाई को भी सबसे मेन आधार माना। इसको देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत कहां से किया था? बंबई के ग्वालियर टैंक से, और नारा दिया करो या मरो। क्या दिया? करो या मरो का। पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं जब गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन कर रहे थे तो लग रहा था गांधी नहीं कोई अवतार बोल रहा है। पहली बार गांधी ने तो धमकी दिया था कांग्रेस को, अगर शायद पहले से दिए रहते तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। माथा पर बैठा कर रख लिए थे नेहरू को। सही बात है। हालांकि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, जो 1939 से लेकर 1945 तक रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेज सुनाई तो गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया, अब तो आंदोलन ज्यादा तेज हो जाएगा। तो अंग्रेज ने एक अभियान चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर अभियान चलाया गया। कहा कि 12 बजे रात से पहले ये आंदोलन, 8 अगस्त को ही भाषण हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को भी नया नाम देते हैं अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का ही करने नाम है क्या? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने अभियान चलाया ऑपरेशन जीरो आवर, और कहा कि 8 अगस्त है, रात 12 बजे से पहले सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके क्या कर दो? जेल में बंद कर दो। और इस समय गांधी को पकड़ करके आगा खान जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी को उत्तराखंड के जेल में बंद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया। हमारे बिहार के जेपी साहब को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। सभी नेता कहां हो गए? जेल। और ये तो अरुणा सफली, कुछ ऐसे नेता थे जो अंडरग्राउंड होकर रेडियो में से बोलते थे, कार्यकर्ताओं का निर्देश देते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण मानने वाले थे ना।
वो तो कोनो के बगल बगल में टेंट लगने वाला बांस लगेले तभी आ शादी का, देखे बांस टांगल है जेल के चार दीवारी पर रखल है, बसवा गिरा लिए जेल में, और न होता छलांग लगा देना बांस पकड़ के, उस बांस के सहायता से जेल के बाउंड्री को क्या हो गए, पार कर गए, चले गए नेपाल। वहीं पर एक पार्टी बनाया जेपी ने एक नेपाल में एक पार्टी बनाया, नाम था क्या, आजाद रास्ता, और इसी पार्टी के नेतृत्व के आधार पर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया। आंदोलन इतना आगे बढ़ गया, गांधी का नारा था करो या मरो, माने देश का आजाद करने के लिए कुछ करो, जीवत वाला जिंदगी जीने से क्या है, मरिए जाओ। लेकिन आप लोग तो होशियार समझ गए, उल्टा मारो ना तो मारो, हम मरे क्यों, हम आके ही मरे। मैंने सभी लोग अलग अलग तरीका से व्याख्या कर लिया, लेकिन गांधी का व्याख्या था कि देश को आजाद करने के लिए कुछ करो। क्या करो, आंदोलन करो, संघर्ष करो, अन्ना तो प्राण को त्याग दो। जिल्लत भरा जीवन जीने से अच्छा है कि मरिए जाओ। नहीं, अपमान का मलाई से अच्छा है स्वाभिमान का नमक रोटी। आंदोलन सफल हो गया। संयोग से इस समय इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, इंग्लैंड में चुनाव होने वाला था। इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, चर्चिल भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आंदोलन आगे बढ़ रहा था। उसने चुनाव में भाषण दिया था कि दुनिया में हर मोर्चा पर जीत रहे हैं, कि कमक्त बुढ़ा के सामने जो शुरू से हमारे दुश्मन रहा के ना झुक जाए। इंग्लैंड में दबाव बढ़ रहा था चर्चिल पर, क्योंकि चर्चिल ही पीएम था उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल। इंग्लैंड पर दबाव हुआ कि तुम इंडिया को आजाद कर दो, तू लड़ेगा कि ओकरा से आंदोलन को दबाएगा। चर्चिल ने भाषण दिया कि दुनिया में हर मोर्चा पर हम जीत रहे हैं, कमबख्त बुढ़ा शुरू से ही हमारा दुश्मन रहा है। 1894 में जैसा अफ्रीका से गया तैये से हमारा दुश्मन है, इसको हम झुक नहीं सकते हैं। भारत को तलवार के बल पर जीते हैं और तलवार के बल पर दबाकर हम क्या करेंगे, रखेंगे। संयोग से इंग्लैंड में चुनाव होने वाला था, इसका विरोध में खड़ा हुआ इटली। कौन खड़ा हो गया, क्लेमेंट इटली, क्योंकि भारत की आजादी की घोषणा करने वाला जो पीएम था वो इटली था। चुनाव में भाषण दिया कि यदि हम जीत गए, पीएम बने, तो भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, सौंप देंगे। संयोग से चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हो गया, जीत गया। और अपने वादे के अनुसार उसने फरवरी 1946 में घोषणा कर दिया कि मैं जून 1948 के पहले भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर दूंगा, सौंप दूंगा। लेकिन उससे पहले भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत के लोग एक सभा बनाएं मिलजुल करके, और जो आपस में कुछ सांप्रदायिकता के समस्या उसको दूर कर लें, क्योंकि संविधान बन जाएगा तब ना देश का शासन चलेगा। हालांकि भारतीय सफल रहे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली स्वयं भारत के संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजा। उसी के नेतृत्व में चुनाव कराया, संविधान सभा का गठन हुआ, और अपने देख रेख में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान को बनवा दिया। और तब जाकर के संविधान लिखाने लगा, तो कहा कि अब तो काम चल ही रहा है, अब आजाद कर देने की क्या है। और 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही आजादी करने का तारीख है चुना। 12 बजे रात को तो इसलिए किया क्योंकि 12 बजे न 14 तारीख है न 15 तारीख, दोनों का बीच शून्य है। और जीवन की शुरुआत अगर शून्य से करते हो तो बहुत आगे जाओगे। 15 तारीख को क्यों किया, तो 15 तारीख को इसलिए किया क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के सामने घुटना टेका था, आत्मसमर्पण किया था। देखा कि जापान एशिया महादेश का ना है और इंडिया भी देशीय में है। क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 अगस्त 1945 को हार मान लिया, आत्मसमर्पण कर दिया, टेक दिया। इंग्लैंड सोचा था क्यों नहीं कि झुका है 15 को, तो 15 को ही आजाद कर दिया जाए। ये शर्त पर आजाद कर दिया। जो बच गया देखा जाएगा आगे।